Good morning students, I am Pawan Kumar Singh from Shri Educational Group. Today we will take the revision class of chapter number 4, that is moving charges and magnetism part 1. In this chapter the points to remember are concept of magnetic field, Oersted experiment, Biot-Savart law, magnetic field at the center of the circular current loop, magnetic field on the axis of the circular current loop, Ampere's circular law, magnetic field inside a straight solenoid, this is very important. Now the toroid solenoid, force on a moving charge in a magnetic field, and last Lorentz force for this part only. Okay, remaining part we will discuss in our next video. So we will move to the board side now. Now come to the concept of magnetic field. In concept of magnetic field we will see that how a magnet will attract the materials like cobalt, nickel, iron. किस तरीके से मैग्नेट कोबाल्ट, निकल, आयरन इस टाइप के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. बेसिकली जो उनका रीजन बनता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैग्नेट, ओके, दिस इज द मैग्नेट, और इसका जो रीजन बन रहा है दिस वन, जिसमें अगर मैं कोई सा भी कोबाल्ट, निकल, आयरन मटेरियल रखूँ उसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगे, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर we will see that a current carrying conductor can behave as a magnet. एक current carrying conductor जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज है जो कि मूव कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा. ओके, आप आगे पढ़ोगे कि ये फोर्स रिपल्शन भी हो सकता है. मतलब आप बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी मैग्नेट के अंदर, फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई होगा. हम बेसिकली उसी फोर्स को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट वन विच इज द ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये फाइंड आउट किया था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये फाइंड आउट किया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ओके, सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है, दिस इज अ सर्किट, ओके, एंड दिस इज द स्विच एंड दिस इज द कंडक्टर. ओके, अगर मैंने इस कंडक्टर के ऊपर एक कंपास रखा हुआ है, ध्यान रखना हमें इस कंडक्टर को इस तरीके से रखना है कि इस कंपास का नॉर्थ साउथ वाला जो पॉइंटर होता है वो इस कंडक्टर के ऊपर टोटली ओवरलैप कर जाए. इट मीन्स नॉर्थ साउथ कुछ इस तरीके से होगा. सपोज दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ. जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा तो स्विच ऑन होते ही क्या होगा, ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लैक्ट होने लग जाएगा. ओके, इवन अगर मैं इस बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, माइनस को इधर ले लें, प्लस को उधर ले लें, तो जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगा. इट मीन्स अगर पहले डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट साइड में हो रहा था तो अब डिफ्लेक्शन राइट साइड में होगा. तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका एक अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी और थ्रू एन एक्सपेरिमेंट दैट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को, आप ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को समझा सकते हो. ओके, इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ है कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे. जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक हम रूल यूज़ करेंगे, एम्पियर स्विमर रूल, स्विमर रूल या स्विमिंग रूल, कुछ भी लिख लो. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हमने एक स्विमर को इस तरीके से कंसीडर किया है, एक स्विमर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है. ओके, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी हमें स्विमर को इस तरीके से रखना है कि उसका हेड करंट की डायरेक्शन को शो करे. तो स्विमर जब स्विम करेगा तो इस तरीके से स्विम करेगा, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड नॉर्थ को इंडिकेट करेगा. इट मीन्स ये जो कंपास का नीडल है, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कंपास के नीडल लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट कर देगा. इसका मतलब कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में क्या शो होगा बेटा, नॉर्थ. ओके, दिस इज द ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. नाउ कम टू द, इस रूल को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट वन, बायोट-सेवार्ट लॉ. ओके, इसको बायोट-सेवार्ट लॉ भी बोल सकते हैं या फिर बियोट-सेवार्ट लॉ भी बोल सकते हैं. इन बायोट-सेवार्ट लॉ इस लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड
की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड आपके करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जनरेट हो रहा है, हमने उसको डिराइव किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन द करंट. Second thing, it inversely depend upon the distance of the point from the conductor. Okay, suppose this is any conductor, ये कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट I फ्लो हो रहा है. ओके, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, इस पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, दैट इज डिनोटेड बाय DL, और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस वाले पॉइंट की वजह से. सपोज दिस एंगल इज द थीटा एंड दिस पॉइंट इज द P. Okay, and this distance is the R. Now, according to Biot-Savart law, he gave an statement that magnetic field, which is denoted by dB here, is directly proportional to the distance element, or you can say the current element. DL को हम यहाँ पे current element बोलेंगे. Okay, is directly proportional to the theta also. Okay, you can say it is directly proportional to sin theta. Okay, it directly proportional to the current also. ये dB की वैल्यू current के भी directly proportional होगी, and it is inversely proportional to square of this distance. अब इस पूरे को combine करो. Okay, so you can say dB is directly proportional to I current, DL sin theta अपॉन R स्क्वायर. ओके, नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा. सपोज दिस कांस्टेंट इज K I DL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर. नाउ द वैल्यू ऑफ K और दिस कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ओके, दिस विल बी dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर. आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. इफ यू टॉक अबाउट द SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज टेस्ला. ना इसको कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो सपोज करो वी वांट टू डिराइव द SI यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट वी विल डू, जस्ट if we will talk about the mu naught क्या होता है, this is the permeability. Okay, or you can say this is the permeability of the free space. So the value of the permeability in the free space is 4 pi into 10 to the power minus 7. Okay, value put करते जाओ, divided by 4 pi. Okay, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, DL की वैल्यू भी 1 मीटर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री. सो इट विल बी sin 90 इक्वल टू अगेन 1 अपॉन R की वैल्यू अगेन 1 मीटर. ओके, सो इट विल बी 1 स्क्वायर. सो dB इक्वल्स टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला. ओके, नाउ यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला और 1 टेस्ला equal to 10 to the power 7 times of the magnetic field. 1 टेस्ला की वैल्यू 10 टू द पावर 7 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी. कब होगी, जब आप करंट की वैल्यू 1 एम्पियर रखेंगे, जब आप स्मॉल एलिमेंट जो ले रहे हैं करंट कैरिंग एलिमेंट उसकी वैल्यू भी 1 मीटर लेंगे, जब आप R की वैल्यू 1 मीटर लेंगे और जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे. तो उस केस में 1 टेस्ला की वैल्यू 10 टू द पावर 7 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. सो यू हैव टू रिमेंबर द SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टेस्ला. नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट. ओके, आपने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में एप्सिलॉन नॉट को यूज किया होगा. तो यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में एक रिलेशनशिप है. हाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी नो इन कूलम्स लॉ K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, और इसकी वैल्यू आई थी आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट लिख देते हैं अभी. ओके, सिमिलरली इन दिस वन वी हैव फाइंड आउट दैट म्यू नॉट, or you can say the constant is equals to mu naught upon 4 pi, or you can say that mu naught that is equals to 10 to the power minus 7. Okay, mu naught upon 4 pi that is equals to 10 to the power minus 7. अब हमें करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है. किस तरीके से? We already know the value of this one,
and this one. So take mu naught from this side, that is 4 pi into 10 to the power minus 7, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लो आप. एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ओके, नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम. सो वी गेट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर. जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर. नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट which can be represented by the symbol small c. So this will be mu naught epsilon naught equal to 1 upon c square. So you can write c equals to 1 upon under root mu naught epsilon naught. ये रिजल्ट आप याद रखना, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए. Now come to the next topic, magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Okay, in this we have to take a conductor, और यहाँ पे एक randomly कोई सा भी point ले लें आप. This is point P. Okay, now suppose we have to find out the magnetic field of this conductor by this point. So this will be the dl. Okay, so this is the angle theta. Now this is the end point of the conductor, so it makes angle phi 2. This is also the end point of this conductor. This is the phi 1. And this is the length of the conductor, and this is the distance A, and this is the r, or you can say r vector. So as we already know that dB equals to I dl sin theta upon r square. हमें ऑलरेडी मालूम है कि dB की वैल्यू I dl sin theta upon r square होती है. So in this question, or you can say in this derivation, we have given a point P जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पूरे कंडक्टर की वजह से. तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl. ओके, ये जो छोटा सा एलिमेंट था ये इस P के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ओके, इट मीन्स दैट इज द थीटा. नाउ ये P पॉइंट की डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये a गिवन है. नाउ phi 2 एंड phi 1 आर द एंगल विच इज मेड बाय द एक्सट्रीम एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर. इस एक्सट्रीम एंड पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन किया तो phi 2 और phi 1 मिल गया. इसके सेंटर से या फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज द L. नाउ अब हमें यहाँ पे सोचना है कि यार साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, इट मीन्स हमारे पास थीटा की वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज थीटा. ओके, सपोज दिस इज द फाई. ओके, एंड दिस इज द 90 डिग्री. सो यू कैन से थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाई. तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई, इट कैन बी cos ऑफ फाई, यानी साइन थीटा को मैं cos फाई लिख सकता हूँ. सिमिलरली अगर हम cos फाई की बात करें तो cos फाई इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस हियर? बेस इज a and hypotenuse is r. So cos phi equals to a upon r. So you can write down r equal to a upon cos phi और a sec phi. आपने r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a sec phi फाइंड आउट कर ली. आपने साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos phi फाइंड आउट कर ली. अब हम बात करते हैं लेंथ की. ओके, अगर हम यहाँ पे tan phi की बात करें तो tan phi इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर हेयर? L. बेस क्या है? A. सो L इक्वल्स टू A ऑफ tan phi. L की वैल्यू क्या हो जाएगी? A ऑफ tan phi. नाउ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बिकॉज हमारे को DL की रिक्वायरमेंट है बट यहाँ तो L है. सो DL इक्वल टू A ऑफ sec स्क्वायर phi d phi. ओके, ये डिफरेंशिएशन वैल्यू आपको लर्न रखनी होगी. नाउ अब हमें करना क्या है? ये जो तीन वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, कौन सी? साइन थीटा एंड आर एंड DL. इन तीनों वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट कर देना है. सो जब आप इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे
तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए दैट इज cos ऑफ phi. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बट अब हमें इसको और भी सॉल्व करना है. हमें अभी सिर्फ dB की वैल्यू मालूम है, पूरी B की वैल्यू मालूम नहीं है. तो जब भी इस टाइप के पास आपके पास कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करके इसको रिजोल्व करना पड़ता है. यानी हमें B की वैल्यू निकालनी है. जब B की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करेंगे इसका मतलब कि यहाँ पे जो फाई की लिमिट होगी, ओके, cos फाई डी फाई कर दें, जो फाई की लिमिट होगी वो हमें फाई 1 से फाई 2 तक पुट करनी पड़ेगी. सो फॉर द होल कंडक्टर यू विल इंटीग्रेट दिस रिजल्ट फ्रॉम द फाई 1 टू फाई 2. अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फाई 1 की वैल्यू बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसका मतलब कि ये माइनस ऑफ फाई 1 हो जाएगा. ओके, यानी यू हैव टू इंटीग्रेट दिस रिजल्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos ऑफ फाई डी फाई फ्रॉम द माइनस ऑफ फाई 1 टू फाई 2. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सो वी गेट द रिजल्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2. ओके, आई विल नॉट से कि आपको ये रिजल्ट लर्न रखना है. आपको ये रिजल्ट लर्न कर लो, उसी से आपका काम चल जाएगा. इस रिजल्ट को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये स्पेशल केसेस में आ जाएंगे. नाउ इफ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर फॉर अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये तो एक फाइनाइट लेंथ थी. जब लेंथ इनफाइनाइट हो कंडक्टर की तो उस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. इनफाइनाइट का मतलब थोड़ा इसको अज्यूम करो, इनफाइनाइट लेंथ होगी तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किसी एक्सट्रीम एंड पर होगा. ओके, ये पॉइंट बहुत दूर होगा और ये पॉइंट जितना दूर जाएगा ये एंगल क्या होता जाएगा बच्चों. देखो पॉइंट पास में है तो फाई 2 की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं पॉइंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, इस पॉइंट की वैल्यू जैसे जैसे दूर कर रहा हूँ तो एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. और जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या फिर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे इस फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री. सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो इस फाई 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री. इट मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको आप फाइंड आउट करोगे तो फाइंड आउट करते टाइम आप क्या करोगे, साइन फाई 1 और साइन फाई 2 की वैल्यू में फाई 1 और फाई 2 90 डिग्री पुट कर देना. तो साइन 90 प्लस साइन 90 इट गिव 1 प्लस 1 दैट इज 2. ओके, तो 2 4 से कटेगा 2 टाइम्स तो ये बनेगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. ये किसके लिए है, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए. ओके, सिमिलरली अगर सपोज करो आपके पास एक ये कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ है, पॉइंट यहाँ पर है. ओके, ये वाला एंगल अगर ये इनफाइनाइट जाता है तो ये एंगल और इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते होते ये एंगल अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री हो जाएगा. और दूसरा जो इसका बॉटम वाला लाइन है वहां पे तो कोई पार्ट है ही नहीं, तो ये वाला जो एंगल जो बॉटम से बनाएगा यानी फाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री. तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा. तो हमें करना है क्या है, साइन फाई 1 और साइन फाई 2 में फाई 1 की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 0 डिग्री, और फाई 2 की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 90 डिग्री. तो उस केस में रिजल्ट आ जाएगा आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. ये वाला रिजल्ट कब आएगा, जब कंडक्टर तो इनफाइनाइट है बट कंडक्टर के हमने एक एंड पे पोजीशन को फिक्स किया है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. और ये रिजल्ट कब आएगा कि कंडक्टर तो इनफाइनाइट है लेकिन हमने कंडक्टर के एंड्स पॉइंट पे पोजीशन फिक्स नहीं किया, हमने किसी रैंडमली किसी दूसरे पॉइंट को कंसीडर किया है जो कि इनफाइनाइट लोकेशन से कहीं दूर है. ओके, सो दीज आर द टू रिजल्ट. हाँ, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और पॉइंट P जो है इस पूरे कंडक्टर के कहीं सेंटर में लाई कर रहा है, यानी यहां से अगर इस पॉइंट P को मैं ज्वाइन करता हूं तो दिस पॉइंट गिव्स द मिड पॉइंट ऑफ दिस कंडक्टर. ओके, इस पॉइंट P को अगर मैं इस लाइन से ज्वाइन करता हूं तो ये पॉइंट जो होगा वो इस पूरे कंडक्टर का मिड पॉइंट शो करेगा. तो इस केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे आपने साइन फाई की टर्म्स में रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया था. अब अगर ये पॉइंट अगर से ज्वाइन करता हूं और ये मिड पॉइंट है तो फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू भी सेम हो जाएगी. इसको ऐसे देख लो जल्दी से,
दिस इज phi 1 एंड दिस इज phi 2 और दोनों ही सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे sin phi 1 और sin phi 2 की बजाय सिंपली sin phi प्लस sin phi आ जाएगा और sin phi की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंबाइन करके 2 sin phi कर देंगे और जैसे 2 sin phi करेंगे तो 2 sin phi की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ हाउ विल गेट द sin phi इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में sin phi की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे L था, हाइपोटेनस क्या है R है, तो इन टर्म्स ऑफ L एंड R यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ sin phi इन दिस रिजल्ट। आपको फिर एक रिजल्ट मिल जाएगा, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको लर्न करने बैठो, बस डेरिवेशन याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप।